को। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, कॉजेज ऑफ मार्शल लॉ। यानी पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी की स्टेट रही है, जो पोजीशन रही है, जो डेमोक्रेसी ने सरवाइव किया है पाकिस्तान में, वो कितना किया है, कैसे किया है, और पाकिस्तान में जो मार्शल लॉ है उसके कॉजेज क्या रहे हैं। इन दो चीजों को हम आज डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता चलेगा कि जो पाकिस्तान में मार्शल लॉज हैं वो उनकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे। डिफरेंट एक्सप्लेनेशन हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉज क्यों लगे, इसको हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी की स्टेट रही है वो क्या रही है, यानी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कितने तक रही है, कैसे सरवाइव की है और क्यों नहीं कर पाई पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है, इसको हम पढ़ेंगे। यानी डेमोक्रेसी की जो फेलियर्स हैं हम उसको पढ़ेंगे कि क्या फेलियर्स रहे हैं। अल्टीमेटली उसका फेलियर जो है वो आपको मिलेगा कि मार्शल लॉज के अंदर, क्योंकि मार्शल लॉज लगे हैं तो डेमोक्रेसी फेल हुई है। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि डेमोक्रेसी क्यों फेल हुई और मार्शल लॉज क्यों लगे। तो आज हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के फेलियर की रीजन क्या बनी और जो मार्शल लॉ के कॉजेज की रीजंस क्या बनी। हम उन डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस को जो है आज हम एक्सप्लेन करेंगे। गॉट इट? आई होप आपको आर्ग्यूमेंट क्लियर हो गया होगा कि आज हम क्या चीज करेंगे। यानी पाकिस्तान में फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी और कॉजेज ऑफ मार्शल लॉ को हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम बिफोर डिस्कसिंग दीज फैक्टर्स, it is important to discuss what does mean by the martial law. मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? गॉट इट? मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? तो व्हाट डज मीन बाय दी मार्शल लॉ? मार्शल लॉ क्या होता है? ठीक है, तो इट मीन्स overthrow of democratic or civilian government by force in rule of military, particularly army. उसको हम मार्शल लॉ कहते हैं। मार्शल कहते हैं फौजी को, आर्मी मैन को कहते हैं, ठीक है, मिलिट्री मैन को कहते हैं मार्शल लॉ जो कहते हैं, ठीक है, मार्शल। और लॉ का मतलब क्या होता है? जो फौजी कानून होता है, ठीक है। तो उसको हम डिफाइन करेंगे तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम डिफाइन करते हैं कि इसका मतलब होता है कि फ्लो ऑफ डेमोक्रेटिक या सिविलियन गवर्नमेंट बाय फोर्स। ये बाय फोर्स जाती है हमेशा जो मार्शल लॉ लगते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं होते इतने। एंड रूल ऑफ मिलिट्री, यानी फिर मिलिट्री का रूल आ जाता है। और मिलिट्री में भी पर्टिकुलरली आर्मी होती है, ठीक है, क्योंकि मिलिट्री एक कंबाइंड टर्म है जिसके अंदर आपको एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, ये पैरा मिलिट्री फोर्सेस और भी मिलेंगी, आर्मी भी उसके अंदर इंक्लूड है। बट जब मार्शल लॉ की हम बात करते हैं तो देखा ये गया है कि पर्टिकुलरली उसमें आर्मी ज्यादा एक्टिव होती है मार्शल लॉ लगाने के अंदर, अपने रूल लगाने के ऊपर, ठीक है। ओके, तो रूल ऑफ मिलिट्री इन एवरी डोमेन, यानी पॉलिटिकल हिसाब से हम देखते हैं तो मिलिट्री का रूल होता है हर डोमेन के अंदर, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल डोमेन के अंदर। यानी पॉलिटिकल पावर जो भी होता है, पॉलिटिकल रूल जो भी होता है, उसको जो आर्मी है वो उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। एंड अगर उसको मजीद एक्सप्लेन करें तो रोल ऑफ मिलिट्री इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन मेकिंग के अंदर जो मिलिट्री का रोल होता है उसको हम मार्शल लॉ कहते हैं। डिसीजन मेकिंग, पब्लिक डिसीजन मेकिंग, यानी आम लोगों के जो फैसले होते हैं वो मिलिट्री करती है, उसके अंदर मिलिट्री का रोल होता है। क्योंकि पॉलिटिकल डोमेन के अंदर भी मिलिट्री होती है और जो पब्लिक पॉलिसी है, जो पब्लिक की सारी चीजें हैं, वो डिसीजन मेकिंग जो होती है तो वो भी कौन करती है? वो भी मिलिट्री करती है। तो इन अ नटशेल के मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ ये होता है कि मिलिट्री का रूल जब वो सिविलियन, ठीक है, या कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसको साइड पे करके वो अपना रूल देते हैं, हम उससे मार्शल लॉ कहते हैं। और पर्टिकुलरली आर्मी का उसमें रोल होता है। और वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिसीजंस जो भी होती है या मेन पब्लिक पॉलिसी के जो डिसीजंस होते हैं वो सारी मिलिट्री लेती है आके, हम उसे कहते हैं मार्शल लॉ कहते हैं, वो मार्शल लॉ होता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्शल लॉ क्या होता है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। फीचर्स क्या होते हैं मार्शल लॉ के, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि ये मार्शल लॉ है? गॉट इट? उसके फीचर्स होते हैं कुछ जहां से पता चल जाता है कि ये मार्शल लॉ है, ये मार्शल लॉ नहीं है।
तो सबसे पहला जो मार्शल लॉ का फीचर होता है दैट इज इट एबॉलिशेस और पुट द कॉन्स्टिट्यूशन इन एब्सेंस। ये पहली खासियत होती है, ये पहला फीचर होता है। यानी जब भी किसी स्टेट में मार्शल लॉ लगता है तो जो उस स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होता है, या तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को मुकम्मल तौर पे एबॉलिश कर देता है, खत्म कर देता है और नया कॉन्स्टिट्यूशन देता है आगे, या तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर अ टाइम बीइंग सस्पेंड कर देता है। ठीक है, सस्पेंड कर देता है, उसको एब्सेंस में डाल देता है और वो अपना रूल करता है। तो ये फीचर होता है जो पहला फीचर है जो है मार्शल लॉ का। यानी आप पाकिस्तान का मिसाल आपको देखें तो आपको दोनों मिसाल मिलते हैं। जैसे अयूब खान ने जब मार्शल लॉ लगाया था तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को एबॉलिश कर दिया था। एबॉलिश का मतलब है हमेशा के लिए खत्म, और उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया। सिमिलरली जब हम याह्या खान का मार्शल लॉ देखते हैं तो उसमें भी ऐसे ही था। अयूब खान का मार्शल लॉ था 62 का, उसको मुकम्मल तौर पर उसने खत्म कर दिया। बट ऑन कॉन्ट्रेरी जब हम देखते हैं ज़ियाउल हक के बारे में देखते हैं, जब ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया पाकिस्तान में तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन को एबॉलिश नहीं किया बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को एब्सेंस में डाल दिया, एब्सेंस में डाल दिया। ठीक है, और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करते हैं अपने हिसाब से, तो एब्सेंस में होता है फिर उसको दोबारा रिवाइव किया जाता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं। और ये दो चीजें होती हैं, फीचर होते हैं, या तो कॉन्स्टिट्यूशन मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाता है या तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ओके, तो क्वेश्चन ये पैदा होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया तो फिर तो कोई मसला ही नहीं होता, फिर तो जो है नया कॉन्स्टिट्यूशन आएगा बनेगा। बट कॉन्स्टिट्यूशन जब एब्सेंस में जाता है तो फिर मुल्क कैसे चलता है, फिर मुल्क को कौन चलाता है? तो यहाँ पे आपने अक्सर वर्ड सुना होगा पीसीओ। ठीक है, आपने पीसीओ सुना होगा, जिसे कहते हैं प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। तो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर एक प्रोविजनल यानी एक टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर निकालता है और कहता है कि जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा रिवाइव नहीं होता तब तक ये पीसीओ होगा। इसी पीसीओ के तहत सारे मुल्क के कानून चलेंगे। ठीक है, उस पीसीओ के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन टाइप चीजें होती हैं जो टेम्पररी होती हैं, जब तक वो वापस नहीं आता तब तक उसको वहां पे रखा जाता है। आपने सुने होंगे पीसीओ जजेस हैं ये। उसका मतलब क्या होता है कि यानी वो जजेस जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के कहने पे हल्फ वगैरह लेते हैं। एक तो पीसीओ होता है जिसे कहते हैं, दूसरा वर्ड होता है एलएफओ। एलएफओ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जिसे कहते हैं। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ये होता है कि जब भी जो कोई मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को एबॉलिश या एब्सेंस में डालता है तो उसका मकसद ये होता है कि या तो वो नया कॉन्स्टिट्यूशन दे या तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की कोशिश करता है। तो जब अमेंडमेंट करने की कोशिश करता है, जब वो अमेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो फिर हम कहते हैं उसे लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, वो बता देता है कि मैं जो अगला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहा हूँ या मैं अमेंड करने जा रहा हूँ तो उसमें ये चेंजिंग्स होंगी। हम उसको एलएफओ कहते हैं। एंड डू रिमेंबर, ये जो एलएफओ होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है तो इसके लिए आपको पार्लियामेंट से मंजूरी नहीं लेनी पड़ती एलएफओ के लिए। अदरवाइज जब भी आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, आप जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी चेंजिंग लाते हैं, मैंने बताया था जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, तो उसके लिए लेजिस्लेचर से 1/3 या सिंपल मेजोरिटी लाना जरूरी होती है, फिर वो लॉ बनता है। बट एलएफओ के अंदर क्या होता है, या पीसीओ के अंदर क्या होता है कि आपको पार्लियामेंट से मंजूरी नहीं लेनी पड़ती। आप जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर खुद सारी चीजें डिसाइड कर लेता है। तो ये एलएफओ है और ये पीसीओ है। ठीक है, इसे कहते हैं। ये दोनों के डिफरेंसेस हैं, ये अक्सर वर्ड सुनते होंगे आप लोग। गॉट इट? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, कि उसका पहला फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को एब्सेंस या एबॉलिश कर देता है। दूसरा, इट सीजेस फंडामेंटल राइट्स। जो इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स हैं, मार्शल लॉ हमेशा उसको सीज कर देता है, उसको खत्म कर देता है। क्यों? आपको फंडामेंटल राइट्स देता है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको याद हो, मैंने जब बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंक्शन होता है जो स्टेट और इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स के दरमियान रिलेशन को शो करता है। यानी हम अपने राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से मांगते हैं। क्योंकि हम राइट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन से मांगते हैं तो इस वजह से जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आता है, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही एबॉलिश या एब्सेंस में डाल देता है तो फंडामेंटल राइट्स तो बचती नहीं है। फंडामेंटल तो राइट्स हमें दे ही कॉन्स्टिट्यूशन रहा था, और कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही जब एब्सेंस में चला गया तो हमारे पास तो कोई फंडामेंटल राइट रहे ही नहीं। तो दूसरा फीचर ये होता है कि फंडामेंटल राइट्स सीज हो जाते हैं मार्शल लॉ के अंदर।
और फंडामेंटल राइट से क्या मिसाल है? फंडामेंटल राइट से मिसाल मैंने वो ये भी पढ़े थे जब हमने बात की थी लिबर्टी को, जब हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट का मतलब होता है कि आपकी राइट टू असेंबली, राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब आपकी होती है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होती है आपकी, फ्रीडम ऑफ राइटिंग होती है आपकी, ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको वो सीज कर देता है, गॉट, उसको वो सीज कर देता है। सेकंड ये फीचर होता है इसका। ओके, जो इसके अलावा जब हम देखें कि थर्ड फीचर, पॉलिटिकल पार्टीज आर बेन्ड, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उस पर पाबंदी लगा दी जाती है मार्शल लॉ के दरमियान। हमेशा पहले आते ही मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिटिकल पार्टीज पे पाबंदी लगा देता है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज पे पाबंदी लगा देता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज मुखालफत करती हैं मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की, तो वो क्या करता है, उस पर पाबंदी लगा देता है ताकि वो अपने रूल्स को सही तरीके से चलाए और वो जो है सस्टेन कर ले। फिर पॉलिटिकल पार्टीज को विद द पैसेज ऑफ टाइम इजाजत देता है कि वो आए और वो पार्टिसिपेट करें, और इसके दरमियान ही वो अपनी एक किंग्स पार्टी बना देता है, जिसे किंग्स पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसपे उसका हाथ होता है और वो संभालती है। मिसाल के तौर पर आप जैसे अयूब खान के मार्शल लॉ में देखें, कन्वेंशनल मुस्लिम लीग थी, उसको उसने किंग्स पार्टी बनाया। और फिर जब आप चलते हैं ज़ियाउल हक के दौर में चलते हैं तो आपको जमात इस्लामी मिलेगी, जो किंग्स पार्टी थी, जिसको उसने अपने साथ रखा। और इसी तरीके से ही आपको मुशर्रफ के दौर में मुस्लिम लीग कायदे आजम मिलेगी, काफ लीग जिसे कहते हैं, वो उसकी किंग्स पार्टी रही, उसने उसको साथ रखा। बट पहले आते ही वो सारी पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर देते हैं ताकि उनके खिलाफ कोई भी रेजिस्टेंस ना हो पोलिटिकली। ओके, an other feature is of martial law is local self-government elections are held in order to gain legitimacy. तो क्या होता है, जब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आता है तो आम लोगों में कभी कभी उसकी मुखालफत होती है, आम लोगों तक जो है उसने पहुंचना होता है, तो उसके लिए उसके पास एक ही तरीका होता है अपनी लेजिटिमेसी लाने का, यानी ये बताने का कि मैं लीगल तरीके से आया हूं, लोग मुझे माने। तो उसके लिए मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा क्या करता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शंस करवाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शंस करवाते हैं। हमेशा मार्शल लॉ की ये खासियत रही है। पाकिस्तान में जब भी मार्शल लॉ लगे हैं और उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो दिया है वो हमेशा मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने दिया है। क्यों? वो चाहते हैं कि हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देंगे और ये डोर स्टेप तक जो है पावर जाएंगे और लोग हमें मानेंगे, लोग हमें लेजिटिमेसी देंगे, लोग हमारे पावर को एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, हमेशा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शंस देते हैं। मिसाल के तौर पर आप अयूब खान का मिसाल ले लें, जैसे बीडी सिस्टम था, बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम था, हम पढ़ेंगे आगे, आखिरी लेक्चर हमारा उसी के ऊपर होगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर। तो बीडी सिस्टम दिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था, अयूब खान ने दिया। जो है ज़ियाउल हक ने भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दिया, मुशर्रफ ने भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दिया, जिसमें यूनियन काउंसिल्स होते हैं, यूनियन चेयरमैन होते हैं, ये सारे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर देते हैं ताकि लोग उन्हें ग्रास रूट लेवल तक, दो स्टेप तक जो है माने, अपनी लेजिटिमेसी के लिए वो देते हैं। Another feature of martial law is referendum is conducted in order to gain legitimacy. वो तो आता है इलीगल मीन के जरिए, बट लोगों के सामने उसने या इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने लेजिटिमेसी भी तो लेनी होती है। वो लेजिटिमेसी भी तो लेता है लोगों को या इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये भी तो बताता है कि देखो भाई, मुझे लोगों ने एक्सेप्ट किया है, लोग मुझे पसंद करते हैं। तो उस लेजिटिमेसी गेन करने के लिए, अथॉरिटी गेन करने के लिए, खुद को लीगल बनाने के लिए, लेजिटिमेट बनाने के लिए क्या करता है मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, हमेशा रेफरेंडम करवाता है। क्या करवाता है? रेफरेंडम करवाता है। रेफरेंडम क्या होता है? ये भी एक इलेक्शंस होते हैं, एक प्रोसेस होता है, फॉर्मल प्रोसेस होता है इलेक्शंस का, जिसमें लोग वोट करते हैं। बट रेफरेंडम के अंदर दो चीजें होती हैं, दो ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, यस या नो के ऑप्शंस दिए जाते हैं, हाँ या ना के ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो फिर इलेक्शंस होते हैं, उसमें कोई और कैंडिडेट कोई भी नहीं होता, सिर्फ एक बंदा होता है जो मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो इलेक्शन करवाता है, जिसमें हाँ या ना की, यस या नो की बात होती है सारी। तो आप देखें, आपकी रेफरेंडम आपको मिलेगा, आपको ज़ियाउल हक ने भी रेफरेंडम कराया, मुशर्रफ ने भी रेफरेंडम कराया था, ठीक है, यस या नो के ऑप्शंस होते हैं, और वो आराम से जीत जाते हैं या जितवाते हैं या जो भी सीन होता है। तो इस तरीके से वो करते क्यों है रेफरेंडम? उनका मकसद ये होता है कि वो लेजिटिमेसी ले लें लोगों से, ठीक है, ये भी एक फीचर होता है। लास्टली फीचर जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड फॉर गेनिंग मोर पावर। तो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है, ऑलमोस्ट अमेंड करता है, क्योंकि पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है
वो कॉन्स्टिट्यूशन मार्शल लॉ जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको ज्यादा पावर नहीं दे रहा होता, तो इसने अपने पावर को लेजिटिमेट करना होता है, अपने पावर को इंक्रीज करना होता है, तो वो हमेशा क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है। तो पाकिस्तान के भी अंदर देखें, आपको सारे जो भी ऑलमोस्ट आपको मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर मिलेंगे, वो सारे मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते नजर आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते नजर आएंगे, ये सारी चीजें। तो ये फीचर थे जो आपने देखे मार्शल लॉ के, कि जब भी मार्शल लॉ लगता है तो उसमें ये फीचर्स होते हैं। ये चीजें जब भी आपको नजर आए तो समझें वो मार्शल लॉ है, और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आते ही पहले ये काम करता है सारे आगे। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्शल लॉ है क्या और मार्शल लॉ के फीचर्स क्या हैं। हम आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, तो नाउ जस्टिफिकेशन फॉर मार्शल लॉ, यानी कि मार्शल लॉ क्यों लगता है, उसकी जस्टिफिकेशन है पूरी। हम ऐसे नहीं कि मार्शल लॉ इलीगल है या सारी चीजें, के कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में कोई गुंजाइश है। जो भी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आता है वो हमेशा यही कहता है आके कि मैं तो मुल्क संभालने आया था, मैं तो नेशनल इंटरेस्ट में आया था, मैं इलेक्शन कराऊंगा, मैं वापस चला जाऊंगा। तो उसकी जस्टिफिकेशन क्या होती है मार्शल लॉ की, जब भी मार्शल लॉ लगता है उसकी जस्टिफिकेशन क्या होती है। सबसे पहली जो जस्टिफिकेशन देते हैं मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आके, he says when security of state is on state, state are at risk। जब भी स्टेट की सिक्योरिटी रिस्क पे होती है, यानी वो बिलीव करता है कि देखें नेशनल इंटरेस्ट को बड़ा खतरा था मुल्क का, तो मैं इस वजह से आया हूँ। मुल्क डूबने लगा था, मुल्क बर्बाद होने लगा था, मुल्क तबाह होने लगा था, मुल्क को थ्रेट था, तो इस वजह से मार्शल लॉ लगाना जरूरी था और मैंने मार्शल लॉ लगाया। एक तो ये चीजें होती हैं इस वजह से। दूसरा, एनी डिजास्टर दैट कैन नॉट बी मैनेज्ड बाय सिविलियन गवर्नमेंट। तो दूसरा रीजन क्या होता है कि जब कोई बड़ा डिजास्टर आता है, नेचुरल डिजास्टर आता है जब, तो उसको सिविलियन गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर सकती, तो तब भी मार्शल लॉ लगाया जाता है। और अगेन उसका भी मकसद क्या होता है, उसका भी मकसद यही होता है कि मुल्क की जो सिक्योरिटी थी या मुल्क की जो कंडीशन थी वो खतरे में थी, और उसको बचाने के लिए ये मार्शल लॉ लगाया, वो कहता है। एंड सेकेंडली, व्हेन एनी इमरजेंसी वॉर अकर्स, यानी मुल्क में जब भी कोई इमरजेंसी आ जाती है और हालात बिगड़ जाते हैं, तो उस टाइम पे भी क्या लगाया जाता है, मार्शल लॉ लगाया जाता है। यानी वॉर वगैरह हो गई या ऐसा कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया जिस जो सिविलियन गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर पा रही, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, मार्शल लॉ लगाया जाता है, ठीक है। तो पाकिस्तान में इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, इसको हम देखते हैं आगे कि वाकई ये चीजें जस्टिफाइड थी जो पाकिस्तान में लगाई गई या नहीं, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। ये कुछ जस्टिफिकेशन थी मार्शल लॉ के बारे में कि मार्शल लॉ क्यों लगाया जाता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि मार्शल लॉ होता क्या है, और फिर हमने डिस्कस किया कि मार्शल लॉ के फीचर्स क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा, और फिर हमने डिस्कस किया कि जस्टिफिकेशन क्या होती है मार्शल लॉ की, मार्शल लॉ क्यों लगाया जाता है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। हम अभी पर्टिकुलरली पाकिस्तान का केस लेते हैं, ठीक है। मार्शल लॉ इन डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में क्या सिचुएशन रही है डेमोक्रेसी की भी और मार्शल लॉ की, अब हम उसको डिस्कस करते हैं कि वो क्या रही है। ओके, मार्शल लॉ एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, इसको हम देखते हैं, मार्शल लॉ एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान जब 1947 में वजूद में आया, जब कायम हुआ, तो उससे लेकर अब तक, यानी सिंस इट्स इंसेप्शन, पाकिस्तान हैज एक्सपीरियंस 4 मार्शल लॉज जो बनते हैं 30 ईयर से भी अबव बनते हैं, ठीक है। यानी पाकिस्तान के कायम होने से अभी तक तकरीबन पाकिस्तान ने 4 फुल फ्लेज मार्शल लॉज को एक्सपीरियंस किया है। यानी वो स्टेट जो स्टेट डेमोक्रेसी के नाम पे वजूद में आई थी, सोशल जस्टिस के नाम पे वजूद में आई थी, उसमें 4 मार्शल लॉज लग चुके हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है पाकिस्तान का, पूरी दुनिया के अंदर इसको स्टडी किया जाता है कि 4 मार्शल लॉज पाकिस्तान में कैसे लगे, क्यों लगे, ठीक है, और क्यों पाकिस्तान एक्सपीरियंस किए, इसको ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें कि पाकिस्तान में मार्शल लॉज कब कब रहे हैं और सिविलियन गवर्नमेंट कब रहे हैं। आपको 1947 टू 1958 ये जो आपको इरा मिलेगा, इनिशियल इरा पाकिस्तान का, इसमें आपको सिविलियन गवर्नमेंट मिलती है, इसमें मार्शल लॉ नहीं था, सिविलियन गवर्नमेंट 58 तक। फिर जब हम आगे चलते हैं 58 टू 68, यानी 58 में पाकिस्तान में पहला फुल फ्लेज मार्शल लॉ इम्पोज किया गया,
जो कि अयूब खान ने किया था, ठीक है, और ये रहा 68 तक, ये मार्शल लॉ 10 साल तक था। फिर दूसरा मार्शल लॉ लगा पाकिस्तान में जो कि 1968 टू 71 का था, और ये याह्या खान ने ये मार्शल लॉ इम्पोज किया, याह्या खान ने ये मार्शल लॉ लगाया पाकिस्तान। और फिर हम देखते हैं, फिर हमें मिलता है कि सिविलियन रूल मिलता है 71 टू 77 तक का, ये जो इरा है 6 साल का जो है इरा है, इसके अंदर फिर हमें सिविलियन गवर्नमेंट मिलती है जिसमें भुट्टो का सिविलियन रूल आ जाता है, यानी इसमें भुट्टो ने रूल किया, ये सिविलियन रूल था, इसमें मार्शल लॉ नहीं था। फिर हम देखते हैं कि 77 टू 88 ये भी हमें ज़िया का मार्शल लॉ लगता है, ज़िया ने फिर मार्शल लॉ लगाया पाकिस्तान के अंदर। और फिर सिविलियन गवर्नमेंट आई, हमें देखते हैं हम कि 1988 टू 99 का ये जो इरा रहा, तकरीबन 10 साल का इरा रहा, ठीक है, या 11 साल का, ये जो इरा रहा है इसमें फिर भी डेमोक्रेसी इन्हें सिविलियन रूल आया है, जिसमें पहले बेनजीर भुट्टो आई 88 टू 90 तक, फिर 99 टू 93 तक फिर नवाज शरीफ आए, फिर 93 टू 96 तक फिर बेनजीर भुट्टो आई, और फिर 96 टू 99 तक फिर नवाज शरीफ आए। तो ये इन दोनों का जो है दो दो दफा इन दोनों के रिजीम्स रहे हैं, और ये ऑल ओवर ये सिविलियन जो है था रिजीम का, सिविलियन रूल था। और ये हुकूमतें अपना मुद्दा पूरा भी नहीं कर पाई थी अपना टर्म, क्योंकि इन पे डिफरेंट केसेस लगाए गए और इनको सॉल्व कर दिया गया। फिर हमें पता चलता है कि 1999 टू 2007 या 8 तक का जो इरा है, इसके अंदर भी हमें क्या नजर आता है, इसमें हमें फिर मार्शल लॉ नजर आता है, जो मुशर्रफ का मार्शल लॉ। आई होप ये आपको याद होगा मुशर्रफ का मार्शल लॉ, ठीक है, ये आया। और फिर 2008 से अभी तक आपको कोई भी पाकिस्तान में फुल फ्लेज मार्शल लॉ नजर नहीं आएगा। और जब भी आप मार्शल लॉ की बात करते हैं कि पाकिस्तान में, तो मार्शल लॉ लगा हुआ है बीइंग द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंसेज, और बीइंग द सीरियस स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि मार्शल लॉ के फीचर्स क्या थे, मैंने बताए हैं। क्या वो मार्शल लॉ के रिजीम्स आज की हुकूमत में फॉलो किए जाते हैं? जिस भी हुकूमत में वो फीचर्स आपको नजर आए, तभी आप कह सकते हैं कि वो मार्शल लॉ है। उसके अलावा आप उसको मार्शल लॉ नहीं कह सकते। Got it? उसको हम मार्शल लॉ नहीं कह सकते, ठीक है, इसको हम लास्ट में भी एक टॉपिक में डिस्कस कर लूंगा कि उसे हम क्या कह सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल व्यू था जो मैंने आप लोगों को दिया कि पाकिस्तान में क्या स्टेट रही है डेमोक्रेसी की, ठीक है, कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ और डेमोक्रेसी की स्टेट्स क्या रही हैं। आपको मार्शल लॉ नजर आता है, आपको यहाँ पे भी मार्शल लॉ नजर आता है, आपको ये मार्शल लॉ और ये भी मार्शल लॉ। और डेमोक्रेसी की जब हम सिविलियन रूल की बात करते हैं, यहाँ पे भी आपको नजर आती है, और ये भी, और सिमिलरली यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। तो ये मिक्सअप रहा है, और ज्यादा अरसा जो पाकिस्तान ने गुजारा है वो मार्शल लॉ के अंडर गुजारा है। तो इस वजह से ये इंटरेस्टिंग है जानना हमारे लिए कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ क्यों लगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अस कि सिविलियन हुकूमतें क्यों फेल हुई, डेमोक्रेसी क्यों फेल हुई। हमारे साथ ही इंडिया ने आज़ादी ली थी, इंडिया भी हमारे साथ आज़ाद हुआ, तो इंडिया डेमोक्रेसी के अंदर इवॉल्व कर गया, वहां एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा, और हमारे यहाँ इतने सारे मार्शल लॉ लग गए। इसका रीजंस क्या था, इसका थोड़ा सा हम कंपैरिजन देखते चलेंगे, और उसको देखते चलेंगे कि इसका मेन रीजन क्या था, इसके पीछे क्या थी सारी चीजें। तो अभी हम डिस्कस करते हैं अपने उसी टॉपिक के ऊपर, जिसके अंदर हम देखते हैं कॉजेज ऑफ मार्शल लॉ इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ के कॉजेज क्या रहे हैं, ठीक है। तो एक बात मैंने आपको पहली क्लास में बताई थी, जब हम पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस जो है ये सोशल साइंस है, और आप लोग बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लॉ, यू आर आल्सो बिलोंग फ्रॉम सोशल साइंसेज। और मैंने बताया था कि सोशल साइंस के अंदर कभी भी एक एक्सप्लेनेशन नहीं होती है चीजों की, क्योंकि ये बिहेवियर को डील करता है। सोशल साइंस जो होता है, जो ये बिहेवियर को डील करता है, तो उस बिहेवियर की वजह से हमें चीजें पता चलती हैं कि जो क्या कहते हैं, जो डेमोक्रेसी होती है, या बिहेवियर चूंकि अनप्रिडिक्टेबल होता है इंडिविजुअल्स का, तो इस वजह से एक एक्सप्लेनेशन भी नहीं हो सकती, देयर कैन बी मल्टीपल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। जैसे हम अभी बताएं कि पाकिस्तान में अभी जो पीटीआई की हुकूमत है वो सही काम कर रही है, गलत काम कर रही है। अभी हम ये नहीं बता सकते कि सही काम कर रही है, ये गलत कर रही है, नहीं, हमारे पास डिफरेंट एक्सप्लेनेशन होंगे। हम कहेंगे ये देखें, ये सारी चीजों से लग रहा है ठीक कर रही है, फिर और बंदा आएगा कहेगा नहीं, ये चीजें देखी, गलत काम कर रही है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशंस डिफरेंट हो सकती हैं। ये इसलिए सो डिफरेंट होती है नेचुरल साइंसेस से। जैसे
2 + 2 = 4 बनता है जाके, एक एक्सप्लेनेशन होती है। H2O पानी बनता है जाके, ठीक है, वाटर बनता है, एक एक्सप्लेनेशन होती है। बट सोशल साइंस के अंदर ऐसी नहीं होती चीजें, आपकी डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस होती हैं। तो जब हम कॉजेज ऑफ मार्शल लॉ इन पाकिस्तान के अंदर बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि वेरियस एक्सप्लेनेशंस हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, ट्रेस आउट कर सकते हैं। कॉजेज ऑफ मार्शल लॉ इन पाकिस्तान डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस हैं। डिफरेंट लोगों ने, डिफरेंट लोगों का जो है अपना एक ख्याल है, डिफरेंट लोगों ने अपनी एक्सप्लेनेशंस दी हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉज क्यों लगे हैं। तो अभी हम कुछ एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान में मार्शल लॉज क्यों लगे। ठीक है, पाकिस्तान में मार्शल लॉज क्यों लगे हैं, अभी हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो पहला एक रीजन दिया जाता है वो रीजन दिया जाता है कि फेलियर ऑफ सिविलियन पॉलिटिशियंस। ठीक है, फेलियर ऑफ सिविलियन पॉलिटिशियंस का जो है पहला ये चीजें दी जाती हैं। और इसी ओके, तो क्या कि पाकिस्तान में जो कॉजेज हैं मार्शल लॉ की वो डिफरेंट हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है। हम उन्हीं एक्सप्लेनेशंस को, चंद एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे जहां से आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ क्यों लगे। ठीक है, जो पहली आपकी मैं दूसरी अटेंडेंस भी लूंगा बाय द वे। ओके, जो कॉजेज हैं मार्शल लॉ के पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, जो फेलियर है उसके अंदर जो पहला लगता है वो ये कॉज दिया जाता है कि फेलियर ऑफ सिविलियन पॉलिटिशियन, फेलियर ऑफ सिविलियन पॉलिटिशियंस। ठीक है, मतलब कि इस वजह से मार्शल लॉ लगा कि जो सिविलियन लोग थे जो पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे थे, जो पॉलिटिशियंस थे, वो फेल हो गए थे, जिसकी वजह से आर्मी ने मजबूरन इंटरवीन किया और पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया। एक एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है, ठीक है, फेलियर ऑफ सिविलियन या पॉलिटिशियंस। ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है, तो हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, दूसरी, मोर मिलिट्री मोर प्रोफेशनल। दूसरी एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि मिलिट्री जो है वो ज्यादा प्रोफेशनल थी एज कंपेयर टू पॉलिटिशियंस के, क्योंकि वो ज्यादा प्रोफेशनल थी, वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थी, तो इस वजह से उसने पावर को कंट्रोल किया आगे। उसको चीजों का ज्यादा पता था, वो चीजों को सही मैनेज कर सकती थी। ठीक है, तो इस वजह से उसने इंटरवीन किया और मार्शल लॉ लगाया। तो दूसरी एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि मिलिट्री इज मोर प्रोफेशनल। थर्ड, फेलियर ऑफ मुस्लिम लीग इज अ नेशनल पार्टी। तीसरी एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि जो मुस्लिम लीग थी, जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो जब मुस्लिम लीग पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही थी, जिसमें कैद आजम थे, लियाकत अली खान थे और बहुत सारे लोग थे, वो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकी। वो लोगों के जाती मुफादात की पार्टी बन गई, जिसकी वजह से उन्होंने डिलीवर नहीं किया कुछ भी, और चूंकि डिलीवर नहीं किया तो इस वजह से आर्मी ने मजबूरन मार्शल लॉ लगाया, मार्शल लॉ लगाना पड़ा। तीसरी एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है। चौथी, some military leaders were reason। चौथी रीजन ये दी जाती है कि जो ऑल ओवर मिलिट्री का इंस्टीट्यूशन है वो रीजन नहीं था मार्शल लॉ लगाने की। तो ये कहते हैं कि चंद लीडर्स से, जिन लीडर्स ने मार्शल लॉ लगाया, यानी कि मिलिट्री के अंदर हर कोई मार्शल लॉ लगवाना नहीं चाहता, ये चंद लोगों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे उनके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, तब भी मार्शल लॉ लगा पाकिस्तान में। लास्टली जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है वो दी जाती है कि सिक्योरिटी थ्रेट टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया एंड अफगानिस्तान सिंस पार्टीशन। तो पांचवी ये दी जाती है कि पाकिस्तान को खतरा था अफगानिस्तान और इंडिया से जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, और सिविलियन जो इंस्टीट्यूशन थे, जो लोग थे, वो खुद आपस में लड़ रहे थे, फेल हो चुके थे। तो खतरा था कि अफगानिस्तान से या इंडिया से कोई अटैक ना हो जाए, कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। तो इस वजह से मिलिट्री जो है वो आगे आई और मिलिट्री ने आके हुकूमत खुद संभाली डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान। तो ये 5 एक्सप्लेनेशंस हैं, जो एक्सप्लेनेशंस हमें मिलती हैं पाकिस्तान में मार्शल लॉ के लगने की रीजंस बताती हैं। अगेन टू रिमेंबर, ये जस्ट एक्सप्लेनेशंस हैं। ये एक एक्सप्लेनेशन इस पूरे सिस्टम को सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती, जवाब दे सकती कि हम कहें कि नहीं सिर्फ रीजन था मार्शल लॉ, सिविलियंस का फेलियर ही मार्शल लॉ का कॉज बना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये हम सिर्फ एक को कहते हैं कि नहीं मिलिट्री ने किया, नहीं ऐसा नहीं है, डिफरेंट एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं। ठीक है, तो हम उन एक्सप्लेनेशन को देख रहे हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन है, फिर आपके लिए कौन सी कन्विंसिंग है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको देखते हैं किस तरीके से। ओके, ये थी कॉजेज थे कि हमने डिफरेंट पढ़े। अभी इसको थोड़ा सा हम डिटेल से देखते हैं कि फेलियर ऑफ सिविलियंस की जब हम बात करते हैं पॉलिटिशियंस की, तो उसका मतलब क्या था। देखें हुआ क्या,
Soon after the partition, the senior leadership of Pakistan died. पाकिस्तान के कायम होने से फौरन बाद ही जो पाकिस्तान की सीनियर लीडरशिप थी, जो पाकिस्तान की आज़ादी में पार्टिसिपेट किया था, वो जल्दी ही फौत हो गई। मिसाल के तौर पर आपको कैद आज़म नजर आते हैं, उनका लीडर वो 48 में कैद आज़म जो है चल बसे, और यही 50s के दौर तक आपको लियाकत अली खान जो उसके बाद वजीर आज़म मिला वो भी चल बसे। तो जो सीनियर लीडरशिप थी वो थी नहीं वहां पे जो मुस्लिम लीग को संभालती, कंट्रोल करती। फिर क्या हुआ? देयर वाज नो एनी आर्टिकुलेटेड लीडर हु कुड लीड देम। कोई लीडर नहीं था वहां पे जिसको वो माने, जिसको जो नीचे वाले लोग थे, जो पॉलिटिशियन थे, सिविलियंस थे, जिसको वो ओबे करें। गॉट इट? जैसे कैद आजम था तो सारे कैद आजम के अंडर होते थे, कैद आजम वो कंट्रोल करता था, ठीक है। तो ऐसा कोई लीडर था नहीं क्योंकि डेथ हो गई उनकी। रिजल्ट क्या हुआ? ऑल लीडर्स वांटेड टू फुलफिल देयर ओन इंटरेस्ट एंड डिड नॉट पे एनी अटेंशन ऑन द स्टेट अफेयर, कुड नॉट मैनेज इश्यूज, डिजास्टर्स वगैरह। तो हुआ क्या? क्योंकि लीडर कोई था नहीं उनका, लीडर चूंकि नहीं था कोई, तो हर जो पॉलिटिशियन था वो अपने इंटरेस्ट पूरा करने के ऊपर लगा हुआ था। क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट पूरा करने के ऊपर लगा हुआ था, तो मुल्क के अंदर क्या चीज हो रही थी, कैसे चीजें मैनेज हो रही थी, किसी को कुछ भी नहीं पता था इस मामले के अंदर। यानी जो लोग थे उन्होंने जब मुस्लिम लीग को वोट कराया था, जब कैद आजम लोगों को, इनको आजादी की बात की थी, इन पॉलिटिशियंस के पीछे लगे थे, तो उस टाइम पे लोग तो ये कर रहे थे कि जब आजादी मिलेगी तो हमारे यहाँ बड़ी खुशहाली आएगी, हम बड़े खुशहाल होंगे, हमारी जो है जरूरतें पूरी होंगी, सारी चीजें होंगी। बट इनिशियल डेज के अंदर ही आपको पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मसले जो थे वो क्रिएट हो गए लीडरशिप के जो है खत्म होने से, तो इश्यूज हो गए। और उस टाइम पे काफी सारे डिजास्टर्स आए। डिजास्टर्स का मतलब ये था कि कुछ वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान के अंदर और यहाँ पे कुछ सैलाब आए थे, कुछ यहाँ पे ऐसे सीन हुए, तो उसमें सिविलियंस जो थे वो तो अपनी लड़ाई में लगे हुए थे, और तो फिर मजबूरन वहां पे किसने जाना था? मजबूरन वहां पे मिलिट्री ने जाना था। और 1956 तक तो ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना पाए, जो सिविलियन गवर्नमेंट थे, आपस की लड़ाई के चक्कर के ऊपर। तो फिर इस वजह से जो माशाल्लाह पाकिस्तान में इम्पोज किया 56 के अंदर। तो ये एक्सप्लेनेशन ये बताती है कि जो सिविलियंस थे, जो पॉलिटिशियंस थे, वो आपस की लड़ाई में अपने इंटरेस्ट के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए सारी चीजें कर रहे थे। अवाम का उनको कोई परवाह नहीं था, अवाम को कोई मैनेज नहीं कर रहे थे। तो ये एक बड़ा सा एक स्पेस पैदा हुई बिटवीन पीपल एंड देयर पॉलिटिशियंस। तो उस स्पेस को किसने फिल किया आके? उस स्पेस को आर्मी ने फिल किया, मिलिट्री ने फिल किया कि मार्शल लॉ लगा के। और यही रीजन था कि पाकिस्तान में जब पहला मार्शल लॉ लगा 58 में, तो किसी ने उसकी मुखालफत ही नहीं की, चंद लोगों में थे। तो ऑल ओवर आवाम जो थी वो खुश थी, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि वो अवाम सिविलियन से तंग आ चुकी थी पहले। गॉट इट? तो ये एक एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है, फेलियर ऑफ सिविलियन या पॉलिटिशियंस की दी जाती है कि इस वजह से मार्शल लॉ लगा। ये एक एक्सप्लेनेशन है। दूसरी एक्सप्लेनेशन कि फेलियर ऑफ मुस्लिम लीग एज नेशनल पार्टी। दूसरी क्या थी? कि मुस्लिम लीग नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन पाई, जिसको लोगों ने वोट कराए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान बना था, तो वो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन पाई। इट कुड नॉट बिकम अ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी लाइक कांग्रेस इन इंडिया। इंडिया में कांग्रेस जो थी वो एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी बन गई, उसको पूरे पाकिस्तान, पूरी इंडिया में माना गया, ठीक है। बट जो पाकिस्तान था उसके अंदर जो मुस्लिम लीग थी वो कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन पाई। और क्यों नहीं बन पाई? उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि बिकॉज इट इंक्लूडेड मोस्टली फ्यूडल एंड लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी उसके अंदर जो लोग थे वो तकरीबन फ्यूडल लॉर्ड्स थे। वो बड़े बड़े जो लोग, नवाब, मीर, सर बैठे हुए थे सारे। उसमें कोई भी मिडिल क्लास का बंदा नहीं था, कोई भी लोअर क्लास का बंदा नहीं था। तो चूंकि वो लैंडेड एरिस्टोक्रेटिक लोग बैठे हुए थे, फ्यूडल्स बैठे हुए थे मुस्लिम लीग में, तो उनको अपने इंटरेस्ट पूरे करने थे। और वो हमेशा से क्या कर रहे थे? जो भी कोई नया काम आता तो वो उसको, जो उनकी मुखालफत में होता, वो नहीं करने दे रहे थे। इस वजह से जो मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी है लोगों के अंदर, अवाम के अंदर, वो इंक्रीज नहीं हो पाई। वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन पाई। जो मोस्टली पॉलिटिशियंस थे उन्होंने तो ज्वाइन ही मुस्लिम लीग को 40s के अंदर किया था। यानी कि जब 1940 और 45 के अंदर इलेक्शंस हुए थे, तो मुस्लिम लीग को काफी सारे लोगों ने तब ज्वाइन किया था, उस टाइम पे ज्वाइन किया था। तो वो आए ही बाद में थे, तो उनके इंटरेस्ट ही नहीं थे मुस्लिम लीग के साथ। इन अदर सेंस, अगर मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, जब पॉलिटिकल पार्टी पढ़ी थी तो मैंने पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कैडर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं।
क्या केडर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, यानी कि जिसके अंदर एक बड़े आला पाए के सियासतदान होते हैं, लीडर्स होते हैं, ठीक है, विजनरी लीडर्स होते हैं। तो ये आपको मुस्लिम लीग के अंदर ये चीज कुछ भी नहीं मिलेगी। कायदे आजम एक थे, वो पहले ही जो है उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद कोई भी ऐसा लोग नहीं थे, बंदा नहीं था जो इसको करता। तो ये इस वजह से अवाम में इसकी पॉपुलरिटी बन नहीं पाई। दे रिमेन्ड पावर सेंट्रिक, और जो उसके अंदर मौजूद थे वो सारे पावर सेंट्रिक थे। पावर सेंट्रिक का मतलब क्या था? पावर सेंट्रिक का मतलब ये था कि जो लोग थे वहां के, जो पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे, वो सिर्फ अपने पावर के ऊपर बैठे हुए थे, वो सिर्फ अपना पावर चाहते थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने दे रेजिस्टेड एवरी रिफॉर्म इंक्लूडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। और यही रीजन था कि उसके अंदर बैठे हुए लोगों ने जो भी रिफॉर्म लाना चाहते थे लोग वहां पे, एक नया रिफॉर्म आ जाए, लैंड रिफॉर्म्स हो जाए या कोई और रिफॉर्म्स हो जाए, तो इस वजह से हमेशा इस चीज की मुखालफत हो रही थी। किसकी तरफ से इसकी मुखालफत हो रही थी? उन्हीं लोगों की तरफ से जो मुस्लिम लीग के अंदर बैठे हुए थे, वो जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, ठीक है, वो जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, नवाब थे, मीर थे, ये सारे थे। और तो इस वजह से भी लोग तंग हुए पॉलिटिशियंस से, और नतीजतन क्या हुआ, जब ये खाल पैदा हुआ, खला पैदा हुआ, तो मार्शल जब लगा तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आर्मी को चांस मिला मार्शल लगाने का। दूसरी एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि मुस्लिम लीग जो थी वो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी नहीं बनी जाती। थर्ड एक्सप्लेनेशन की जब हम बात करते हैं कि क्यों मार्शल लगा पाकिस्तान में, तो हमें पता चलता है कि मिलिट्री इज मोर प्रोफेशनल एज कंपेयर टू पॉलिटिशियंस। जब मार्शल लगे तो सिविलियन से ज्यादा मिलिट्री प्रोफेशनल थी। और मिलिट्री प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? इट मींस के मिलिट्री इज मोर प्रोफेशनल देन सिविलियंस। हाउ? इट नोज इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स बीइंग ऑन बॉर्डर। जो कि मिलिट्री के लोग बॉर्डर पे होते हैं, मिलिट्री के लोग सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर होते हैं, उनका सिक्योरिटी से काम होता है, तो वो बहुत ही ज्यादा विजिलेंट होते हैं कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, दुनिया में क्या होने जा रहा है, दुनिया में कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, दुनिया में क्या हो रहा है, वो उनको पता होता है मिलिट्री के लोगों को। बट ये चीज सिविलियंस को पता नहीं होती। सिविलियंस डू नॉट नो अबाउट दीज ऑल थिंग्स। गॉट इट? अभी भी आज भी आप देखें कि आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो गई या इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हो गई, कि दुनिया के डायमेंशन, दुनिया के अभी क्या चीजें होनी जा रही हैं, वो आपको एक मिलिट्री का बंदा जो जो प्रोफेशनल में रह रहा है वो ज्यादा बताएगा एज कम्पेयर टू सिविलियंस। गॉट इट? ज्योग्राफी का उनको पता होगा, जियोपॉलिटिक्स का उनको पता होगा, सिविलियंस को तो नहीं पता होगा इतना, ठीक है। तो क्या इट नोज, तो इस वजह से वो ज्यादा प्रोफेशनल थी। पाकिस्तान मिलिट्री वाज स्ट्रॉन्ग सिंस पार्टीशन। जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो उस आजादी के बाद ही मिलिट्री बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो प्रोफेशनल थी ज्यादा, क्योंकि उस टाइम पे भी जब जो मिलिट्री को ज्यादा रोल दिया गया था, ठीक है, तो वो वहीं से प्रोफेशनल थी, उनकी ट्रेनिंग ऐसी थी, उनकी उनके उनकी जो एजुकेशन थी वो बड़ी आला पाए की थी, तो वो लोग ज्यादा प्रोफेशनल थे इस मामले के अंदर। तो दे कीप आई ऑन मोस्टली जोग्राफिकल, रीजनल, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक डेवलपमेंट। तो उनको पता चल रहा था क्या चीजें हो रही हैं, कैसे, ठीक है, उनको जानते थे, और ये सिविलियंस नहीं जानते थे। ऑन कंट्रेरी सिविलियंस डू नॉट नो, हेंस मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। तो सिविलियंस को उस चीज का पता ही नहीं था। सिविलियंस तो आपस की लड़ाई में लड़े हुए थे, झगड़े में लगे हुए थे, आपने देखे ही हैं सारी चीजें। तो इस वजह से भी क्या हुआ, कहा जाता है कि मिलिट्री ज्यादा प्रोफेशनल थी, तो प्रोफेशनल ज्यादा थी, तो जब भी पाकिस्तान में कोई डिजास्टर आया तो सिविलियंस ने जब मैनेज नहीं किया तो उसके लिए आर्मी को भेजा गया। आज भी अगर आप देखें तो जब भी कोई ऐसा बड़ा इशू होता है तो हमेशा मिलिट्री को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा प्रोफेशनल है। बीइंग प्रोफेशनल, प्रोफेशनलिज्म की वजह से आर्मी को ज्यादा बुलाया जाता है। आप अर्थक्वेक के इश्यूज देख लें, आप फ्लड के इश्यूज देख लें, इवन अभी जो पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना का इशू चल रहा है, इसके अंदर आप देख लें, तो वो ज्यादा प्रोफेशनल होने की वजह से उसको बुलाया जाता है। क्योंकि वो ज्यादा प्रोफेशनल थी तो अवाम ने उसको करीब से देखा, और अवाम को उन्होंने हेल्प आउट किया, तो अवाम के दिल में उनके लिए एक मोहब्बत या आप कहें अफेक्शन जागी। और जब मार्शल लगाया उन्होंने, तो अवाम ने उसकी कोई भी मुखालफत नहीं, ठीक है। तो एक ये भी बड़ा रीजन दिया जाता है जो है मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, कि ये भी मिलिट्री का मोर प्रोफेशनल होना भी मार्शल का बड़ा रीजन था लगने का। एक फोर्थ जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है वो दी जाती है कि सम मिलिट्री लीडर्स वर रीजन, कि सारे मिलिट्री के लीडर नहीं थे। मिलिट्री नहीं चाहती थी कि मार्शल लगे, सारे लोग नहीं चाहते थे, चंद लोग चाहते थे, चंद मिलिट्री के अंदर ऐसी लीडरशिप बैठी थी जो चाहती थी। ये क्या बिलीव करते हैं? ये जो एक्सप्लेनेशन है ये कहते हैं कि नॉट ऑल मिलिट्री मैन वांटेड मार्शल लॉ, बट
some of high command individual leaders were interested. वो इंटरेस्टेड थे, आम लोग नहीं थे। तो उनके पर्सनल ज़ाती ख्वाहिशात पे मार्शल लॉज लगाए गए। दे इम्पोज मार्शल लॉ, लाइक आप अयूब खान देख लें, याह्या देख लें, ज़िया देख लें, मुशर्रफ देख लें। ये कुछ ज़ाती लोग थे, ये कुछ चंद लोग थे मिलिट्री के अंदर जो आर्मी को, जो मार्शल लॉ को लगाना चाहते थे। यानी सारी मिलिट्री मार्शल लॉ नहीं लगाना चाहती, सारी हाई कमांड मार्शल लॉ के फेवर में नहीं होती थी। तो चंद लोगों थी जो पावर मूंगर्स थे, जिनको अपना पावर चाहिए होता था, जिनको अपना शौक होता था रूल करने का, तो वो लोग लगाते थे। इन जैसे लोग, ये सारे लोग जो थे, ये सारे लोग मिलिट्री के इसका कॉज नहीं थे। तो एक एक्सप्लेनेशन ये भी दी जाती है मार्शल मार्शल लॉ। तो लास्ट एक्सप्लेनेशन है कि मार्शल लॉज क्यों लगे, मिलिट्री का रोल क्यों बढ़ा पाकिस्तान में। तो वो है सिक्योरिटी थ्रेट टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया एंड अफगानिस्तान सिंस पार्टीशन। जब पाकिस्तान आजाद हुआ, तो आजाद होते ही पाकिस्तान को दो सबसे बड़े थ्रेट थे। एक तो थ्रेट था इंडिया से, क्योंकि कश्मीर के इशू के ऊपर, और दूसरा थ्रेट था अफगानिस्तान से। इसके ऊपर ये जो हमारा बॉर्डर था, जिसे हम कहते हैं, तो बॉर्डर को नाम क्या कहते हैं, ड्यूरेंट लाइन का जो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। यहाँ पे कुछ एरियाज थे जहाँ पे अफगानिस्तान कह रहा था कि वो हमारे एरियाज हैं, केपीके के अंदर हैं, और पाकिस्तान कह रहा था कि वो हमारे एरियाज हैं। तो हमारी एक उसके साथ बड़ा बॉर्डर मिलता है, एक उसके साथ। और वो वाहिद मुल्क था अफगानिस्तान जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट ही नहीं किया था यूएनओ में पहले, ही रिजेक्टेड। ठीक है, तो उसके साथ हमारी मुखालफत थी पाकिस्तान की, और साथ में इंडिया के साथ मुखालफत थी पाकिस्तान की। तो इस वजह से आर्मी का रोल ज्यादा बढ़ा सिक्योरिटी की वजह से, और क्योंकि उनका रोल ज्यादा बढ़ा तो आर्मी ज्यादा स्ट्रांग हुई। बजट लिया उन्होंने और ज्यादा स्ट्रांग हुई, स्ट्रांग लगाती उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। इसकी एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है। तो पाकिस्तान हैज बीन सेटल्ड बाय टू ऑफ इट्स आर्क राइवल्स लाइक इंडिया एंड अफगानिस्तान। अभी तक भी यही सिचुएशन है। ठीक है, दुश्मन है दोनों, दोनों के साथ हमारी वॉर हुई है, स्पेशली इंडिया के साथ 48, 65, 71, विच इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ रोल ऑफ मिलिट्री, जिसने मिलिट्री के रोल को इंक्रीज किया, इनहांस किया। क्योंकि 48 की वॉर में भी मिलिट्री लड़ी, 65 की वॉर में भी मिलिट्री लड़ी, 71 में भी मिलिट्री लड़ी जाके, ठीक है, कारगिल के अंदर भी मिलिट्री लड़ी जाके, अभी भी मिलिट्री खड़ी हुई है। तो ये उनके साथ जो दुश्मनी है वो मिलिट्री के रोल को इनहांस कर देती है, क्योंकि मिलिट्री ही फ्रंट लाइन पर खड़ी होती है, आर्मी ही फ्रंट लाइन पर खड़ी होती है, और वो उनको मुकाबला करती है, उनसे जो है उनको काउंटर करती है, उनको फेस करती है। ठीक है, तो इस वजह से पाकिस्तान को बनाया गया सिक्योरिटी स्टेट। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट बन गया। सिक्योरिटी स्टेट का मतलब क्या था? सिक्योरिटी स्टेट वो होती है विच फोकसेस ऑन द इंक्रीजिंग इन स्ट्रेंथ इन डिफेंस कैपेबिलिटीज अंडर मिलिट्री। यानी सिक्योरिटी स्टेट क्या होती है कि जिसकी सिक्योरिटी को खतरा होता है, और उस खतरे को काउंटर करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा खर्चा डिफेंस पे करती है, यानी मिलिट्री पे करती है। तो पाकिस्तान को भी एक सिक्योरिटी स्टेट कहा जाता है कि उसको इंडिया से भी खतरा है, अफगानिस्तान से भी खतरा है, ईरान से भी कभी कभी खतरा आ जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, और यही रीजन है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बजट भी जो है वो डिफेंस पे खर्च किया जाता है। क्यों? उसकी रीजन ये दी जाती है कि हमें खतरा है बाहर से, जिसकी वजह से ये जरूरी है, वरना कल वो लोग हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकते हैं, हम पे हमला कर सकते हैं। तो क्या एक सिक्योरिटी स्टेट बनाई, और सिक्योरिटी स्टेट जब बनी तो अल्टीमेटली जो था, जो मिलिट्री थी वो स्ट्रांग हुई। जब मिलिट्री स्ट्रांग हुई तो नतीजे में क्या हुआ, मिलिट्री के स्ट्रांग होने से इसके ऊपर सिविलियंस के, और उन्होंने आके मार्शल लॉ लगा दिया पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये एक एक्सप्लेनेशन ये भी दी जाती है पाकिस्तान में जो था मार्शल लॉ लगने की, पाकिस्तान का सिक्योरिटी स्टेट होना भी मिलिट्री को एक लिवरेज देता है, मिलिट्री को फायदा देता है कि वो मार्शल लॉ लगाए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो हैं उनको पता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, जंग हुई है, तो वहां पे हमें डिफेंस सिर्फ मिलिट्री ही कर सकती है। तो लोग इस वजह से उसकी फेवर में होते हैं। अगर वो मार्शल लॉ लगाती भी है तो लोग वहां बाहर से यहाँ से उठते नहीं। ठीक है, तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन थी, जिन एक्सप्लेनेशंस को हमने देखा पाकिस्तान में स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। हमने देखा कि मार्शल लॉ क्या होता है, हमने देखा कि मार्शल लॉ के फीचर्स क्या होते हैं, हमने देखा कि मार्शल लॉ की जस्टिफिकेशन क्या होती है, हमने देखा कि स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी पाकिस्तान में क्या रही थी, कितना अरसा पाकिस्तान में सिविलियंस रहे हैं, कितना मिलिट्री का दौर रहा है, और फिर हमने 5 एक्सप्लेनेशंस दी कि पाकिस्तान में मिलिट्री ने क्यों इंटरवीन किया, मार्शल लॉ क्यों लगे, और सिविलियन गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों नाकाम गई। उसमें से हमने देखा कि सिविलियंस का फेलियर था, हमने देखा
दूसरा मिलिट्री का ज़्यादा प्रोफेशनल होना भी एक कॉज बना, मुस्लिम लीग का फेलियर भी जो था एक कॉज बना। और हमने देखा कि जो मार्शल लॉ है वो पर्टिकुलर लीडर्स लगाते हैं, वो आम बंदा नहीं लगाता है, आम मिलिट्री के लोग नहीं चाहते हैं। और लास्टली हमने देखा कि पाकिस्तान का सिक्योरिटी स्टेट बनना, इंडिया और अफगानिस्तान से जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उसके लिए पाकिस्तान का डिफेंस कैपेबिलिटीज पे ज्यादा खर्च करना और अल्टीमेटली मिलिट्री का स्ट्रांग होना, ये भी पाकिस्तान में जो है वो मार्शल लॉ का कॉज बना है। तो ये सारी चीजें थी जिसको हमने अभी डिस्कस किया। अभी हमने देखा कि जो पाकिस्तान में मार्शल लॉ के कॉजेस थे वो क्या थे, गॉट इट। और अभी इस ये एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है, आप इन एक्सप्लेनेशंस को अपने हिसाब से लेंगे, आपको जो अच्छी लगी है जो बेहतर है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज इन पूरे फिनोमिना को जो है या पूरे इसको जो है वो एक्सप्लेन करे, वो सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं।